हेलो एवरीवन, वेलकम टू 66th बीपीएससी डीआई क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट थर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्वेश्चन नंबर 14वां था उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिहार नमन जीएस के प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश ठाकुर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो डीआई का प्रश्न संख्या 14 था उसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि उस क्वेश्चन का डिमांड क्या था और कैसे अपने को उस क्वेश्चन को लेके चलना था। तो आइए क्वेश्चन में पढ़ता हूं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है? नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली सारणी, अब देखो इस क्वेश्चन में आपका जो है वो दो आपका टेबल दिया गया है, तीसरा आपका लाइन ग्राफ है। तो इसको भी इन्होंने सारणी के रूप में ही इसको क्या किया है, बोला है। तो चलो क्वेश्चन है कि पहली सारणी एमबीए कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है जिन्होंने वित्त, मार्केटिंग तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया। दूसरी सारणी इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी रुपये में प्रस्तुत करती है। तीसरी सारणी प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 3 सारणी दिया गया है। पहली सारणी में क्या है, आपका परसेंटेज दिया गया है बच्चों का जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, मार्केटिंग हो, सॉफ्टवेयर हो या अदर्स हो। दूसरी सारणी में जो है वो औसत मासिक जो आय है उसके बारे में दिया गया है। तीसरी सारणी में जो सफल होने वाले जो छात्र हैं उनके बारे में दिया गया है। और इसके आधार पे जो है वो आपके 5 प्रश्न ABCDE आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन का जो आपका मार्किंग जो है, जो क्वेश्चन का नंबर का वेटेज है उन्होंने दिया है 7 + 7 + 7 + 7 + 8। यानी कि शुरुआत के जो 4 जो प्रश्न है वो हर एक प्रश्न 7 नंबर के लिए है और जो 5वां प्रश्न है वो 8 नंबर के लिए इन्होंने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि जो पहली सारणी है और तीसरी जो सारणी जो आपका लाइन ग्राफ है जिसको इन्होंने सारणी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इन दोनों को मिला के हम लोग को एक अलग सारणी, एक अलग टेबल हम लोग को बनाना होगा। क्योंकि जो पहला जो आपका जो टेबल है वो आपका परसेंटेज दिया गया है स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको नहीं दिया गया है। तो पहली और तीसरी जो आपका जो पहला जो टेबल है और तीसरा जो टेबल है, इन दोनों के आधार पे हम लोग एक नया टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और फिर उस टेबल और ये जो दूसरा जो टेबल है इसके आधार पे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो टेबल हमने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, आप इसको ड्रॉ करेंगे और अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे कहाँ कोई दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो आइए टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये जो तीसरा आपका जो टेबल है ये आपका दिखा रहा है कि 1992 में 900 बच्चे हैं और 1999 में 650 बच्चे। देखिए 600-700 के बीच में 650 बच्चे, 94 में 1100 बच्चे, 95 में 1200 बच्चे और 96 में आपके 1000 बच्चे हैं। ठीक है, और जैसे मान लो सपोज करो 1992 में अगर 900 बच्चे हैं तो इसी 900 को 22%, 36%, 19% और 23% में बांटा गया है। आप जब जोड़ेंगे 22, 36, जैसे 1992 का फाइनेंस में आपका 22% है, मार्केटिंग में 36% है, सॉफ्टवेयर में 19% है और अदर्स में आपका 23% है। जब इसको आप टोटल जोड़ेंगे तो ये 100% आएगा। और ऐसे ही आपका जब सारा आप जोड़ेंगे तो वो आपके 100% को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपका 93 में कितना, 8 7 15, 15 3 18, 2 20 और 2 1 3 3 2 5 5 4 9 10 है ना, 100% को ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे 992 में है, 93 में 650 है, इसी को आपको 22%, 36%, 19%, 23% या 93 के लिए आपको 17%, 48%, 23%, 12% में आपको बांटना है। ठीक है, तो आइए बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया वित्त हो गया, वित्त हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये आपका मार्केटिंग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ये क्या है, ये आपका अन्य है। और एक बनाएंगे हम लोग यहां पे कुल का। ठीक है,
इधर हम लोग लिखेंगे वर्ष, ठीक है। ये हो गया 1992, 1993, 1994, 1995 और 1996। और ये हो गया आपका कुल, ठीक है। अब 1992 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 900 हैं। देखिए आप सारी संख्या 3 जो लाइन ग्राफ, 900 में 22% क्या है? आपके वित्त को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टोटल कितने संख्या होगा आपका? तो 100 में जो है वो 22 आपका वित्त में है, तो 900 में कितना है? यानी कि ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 18 19, 198। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, आप सारा जो है वो टेबल आप निकाल लेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप निकाल लेंगे। मैंने आपके लिए ऑलरेडी निकाल कर रखा है, तो मैं सामने लिखता हूँ। 198 है, ये मार्केटिंग में कितना है? 324 है। सॉफ्टवेयर में कितना है? सॉफ्टवेयर में आपका 171 है। अदर्स में कितना है? तो अदर्स में आपका है 207 है, ठीक है। टोटल का आपका जो ये योगफल होगा 900 आना चाहिए। देखो 8 4 12, 12 1 13, 13 7 20, 2 7 2 9, 9 2 11, 11 9 20, 2 2 1 3 3 और 3 6 6 1 7 7 2 9 हो गया ना। तो इसी प्रकार आपको टोटल आपको निकालना है। 1993 में अब देखो ये हो गया 110.5 हो गया, ठीक है। वैसे तो 0.5 कोई स्टूडेंट होगा नहीं, लेकिन चूंकि वैसा आपका डाटा दिया गया है तो वैसे लेके चले, ठीक है। तो 110.5 ये हो गया आपको 312, ये हो गया आपको 149.5 और ये हो गया आपको 78, ये हो गया 650। अब देखो यहाँ पे आपका, इसको चाहे तो आप एग्रीगेट कर सकते हैं, इसको 110 बना दे, 150 बना दे, लेकिन चूंकि कैलकुलेटर आपको बीपीएससी ने क्या किया है, आपको अलाउ किया है, और बीपीएससी एक महान संस्था है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो आप लोग जो है वो पॉइंट में ही लेके चले। जब उन्होंने उस टाइप का डाटा दिया है तो आप वैसे ही लेके चले। तो यदि कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया गया होता तो फिर आप इसको क्या करते, अगर यदि होल नंबर में कन्वर्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ना, अगर यदि उन्होंने मान ली कि अगर यदि जो आपके कॉपी चेक करने वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमने जो आपको तो कैलकुलेटर अलाउ किया है, तो इसलिए आप जो डाटा है उस डाटा को आप लेके चले। तो 1994 कितना हो गया? वो हो गया आपका 253, ये आपका हो गया 473, ठीक है। ये हो गया 231, ये हो गया 143। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1100। 1995 ये हो गया आपको 228, ये हो गया आपको 444, ये हो गया आपको 192, ये हो गया आपको 336, ये हो गया आपको 1200, ठीक है। अब ये आइए, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 320, ये हो गया, ये भी हो गया आपका 320, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपको 160, यानी कि 320, 640 और 640, ये 700, 800, 1000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल इसको जोड़ोगे 198, ये टोटल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1109.5, ये हो जाएगा आपका 1873, ये हो जाएगा 943.5, ये हो जाएगा आपको 924 और टोटल हो जाएगा आपको 4850, ठीक है। अब आपको ये जो हमने जो सारणी जो फोर्थ बनाया, ठीक है, तो जो सेकंड सारणी है, जो आपका सेकंड सारणी दिया गया है, जो फोर्थ सारणी, इन्हीं के अब आपको कॉम्बिनेशन से इन्हीं के आधार पे क्या करना है, अब आपको प्रश्नों को डील करना है। तो आप इस सारणी को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये सारणी रहा आपका, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी सारणी के आधार पे हम लोग प्रश्नों का उत्तर हम लोग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए मैं इसको इरेज करता हूं। सारणी मेरे पास है
तो मैं उससे देख के और मैं चीज़ों को डील करूंगा आपके सामने। अब आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है। तो अब देखिए, वित्त का जो है 1992 में कितना 198 है बच्चे, आपका 93 में 110.5 है, 94 में आपका 253 है, 95 में 228 है, 96 में 320 है, टोटल कितना है 1109 है ना, 1109.5 है। तो कैसे लिखेंगे आप, ए। कौन सा प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न का ए। क्या लिखेंगे, दिए गए वर्षों में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। दिए गए वर्षों में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो कितनी है भाई विद्यार्थियों की संख्या, तो ये है आपको 1109.5। ठीक है, पुनः दिए गए वर्षों में मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1873। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। तो इसलिए अभिष्ट अंतर क्या हो जाएगा, दिए गए वर्षों में वित्त क्षेत्र एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभिष्ट अंतर क्या हो जाएगा, 1873 माइनस 1109.5, यानी कि ये हो जाएगा 763.5, और यही क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है। ऐसी तरीके से इस प्रश्न को क्या करना था, अपने को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यह कह रहा है कि वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, औसत आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपका यह है प्रश्न संख्या 14 का बी है, 14 का बी है। ठीक है, तो वर्ष 1992 में वित्त क्षेत्र में 1992 से 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय। तो वर्ष 1992 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय, औसत मासिक आय, वर्ष 1992 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले
विद्यार्थियों की औसत मासिक आय कितना है? औसत मासिक आय है रुपये 5,450। ठीक है। वर्ष 1996 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो औसत मासिक आय ये है आपका रुपये 9,810, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि औसत आय में कितनी वृद्धि हुई, तो इसलिए औसत आय में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं। इसलिए वर्ष 1992 से 1996 के दौरान वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपको 9,810 माइनस 5,450 बटा 5,450 गुना 100। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 80%, और यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को लेके आपको चलना था, राइट। ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न को ऐसे अपने को लेके चलना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या सी की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या सी। ठीक है। प्रश्न संख्या सी क्या कह रहा है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या आपका सी कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। सॉफ्टवेयर क्षेत्र के शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब जो आपका यह टेबल, जो सेकंड टेबल है, उसी से यह क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में है ना, तो वर्ष 1992 के सापेक्ष 1993 में आय में वृद्धि, वर्ष 1992 के सापेक्ष 1993 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आय में वृद्धि, क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आप देखिए, यह आपका जो सेकंड है, यह आपका औसत मासिक सैलरी दिया है। तो औसत मासिक सैलरी, तो जब वार्षिक सैलरी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे। तो 1992 में 12 से गुना करेंगे, 1993 में 12 से गुना करेंगे, यानी कि 12 क्या आपका कांस्टेंट है, तो 12 आप रखें या ना रखें, मामला आपका वही होगा। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 1992 के सापेक्ष 1993 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आय में वार्षिक वृद्धि। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? आय में वार्षिक वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपको 640 हो जाएगा आपको 6,440 माइनस 5,290
बटा 5290 गुणा 100। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, आप चीजों को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21.74%। ठीक है, इसी प्रकार वर्ष 1993 के सापेक्ष 1994 में, ठीक है, सापेक्ष है ना करके, तो 1994 में कितना हो जाएगा, तो मैं ये अब अपना घटा देना है ना, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपको 610 बटा ये हो जाएगा आपको 6440 गुणा 100, यानी कि ये आपको कितना निकलेगा, ये निकलेगा 9.47%। ठीक है, वर्ष 1994 के सापेक्ष 1995 में, है ना, औसत आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 710 बटा 60,050 गुणा 100। ये जो 710 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है भाई, तो जैसे 94 के लिए कितना हो जाएगा, 94 के लिए आपका हो जाएगा 70 50 माइनस 64 40, तो 70 50 में 64 लेकर आओगे तो 710 बटा, है ना, तो इस तरह करके आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10.07% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्ष 1995 के सापेक्ष 1996 में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 880 बटा 7760 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 11.34%। ठीक है, तो अब देखिए पहला आपका क्या निकला है, पहला आपका निकला है 21.74%, दूसरा है आपका 9.47%, तीसरा है आपका 10.07% और चौथा है आपका 11.34%। तो इसलिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या हो जाएगा, इसलिए औसत वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये टोटल को जोड़ के बटा कितना आपका टाइम पीरियड हो रहा है, तो 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि यह आपका हो जाएगा 52 जब आप जोड़ोगे, किसको किसको जोड़ना है, इसको 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 इसको, तो 52.62 बटा 4, यानी कि ये हो जाएगा 13.15%, और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको लेके चलना था, डी नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो डी नंबर प्रश्न को का डिमांड आपका ये था, और प्रश्न को आपको इस प्रकार से लेके चलना था। सॉरी, ये आपका सी नंबर प्रश्न था, और सी नंबर प्रश्न का डिमांड आपका ऐसे था, और प्रश्न को आपको ऐसे लेके चलना था। ठीक है, अब आइए चलते हैं डी नंबर प्रश्न की ओर, और डी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। डी नंबर कह रहा है कि वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। चलिए पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। डी नंबर क्वेश्चन, तो वर्ष 1993 में वित्त क्षेत्र में दी जाने वाली औसत मासिक सैलरी वर्ष 1993 में वित्त क्षेत्र में दी जाने वाली औसत
मासिक सैलरी कितना हो जाएगा भाई? तो ये है 6,380 रुपया, नहीं है ना? ये आपका जो सेकंड नंबर है, यह औसत मासिक सैलरी प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये हो गया 6,380 रुपया। ठीक है, वर्ष 1993 में मार्केटिंग क्षेत्र में दी जाने वाली औसत मासिक सैलरी कितना है भाई? तो यह है आपका 6,390 रुपया, 6,390 रुपया। वर्ष 1993 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में दी जाने वाली औसत मासिक सैलरी तो ये कितना है भाई? तो ये है आपको रुपये 6,440। ठीक है, इसलिए वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को, ये ना क्वेश्चन है कि वर्ष 1993 प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी? तो वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी, बराबर क्या हो जाएगा? 6,380 प्लस 6,390 प्लस 6,440/3। ठीक है, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,403 रुपये, 6,403.33, और यही क्या हो जाएगा? यही होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का डी जो प्रश्न है उसकी डिमांड आपकी यह थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको डील करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है। वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल विद्यार्थियों की संख्या, वित्त क्षेत्र में रोजगार पाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना भाई? तो यह है आपका 253। ठीक है, 253 है। ठीक है, वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी, वर्ष
1994 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी कितना है भाई? तो है रुपये 7,550। इसलिए वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल वार्षिक सैलरी तो अब देखिए 253 लोग हैं, औसतन आपका 7,550 हुआ, यानी कुल मासिक सैलरी इतना हो गया और 12 से गुना कर देता वार्षिक सैलरी हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको 3 स्टेप में फिर क्या लिखना है, आपको सॉफ्टवेयर क्षेत्र का भी लिखना है। क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। आपको ऐसे ही स्टेप में क्या करना है, स्टेप में आपको चीजों को लिखना है। इसी प्रकार वर्ष 1994 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल वार्षिक सैलरी कितना हो जाएगा भाई? तो देखिए 231 टोटल विद्यार्थी हैं, औसत मासिक सैलरी आपका 7,050 है और 12 है ना, हो गया। तो इन दोनों के बीच कहीं क्या कर रहा है, आपका अंतर पूछ रहा है। ठीक है, राइट। तो इसलिए अभिष्ट अंतर क्या हो जाएगा, अभिष्ट अंतर। अब इसको आप गुणा करके लिखेंगे, इसको आप गुणा करके लिखेंगे। कैलकुलेटर आपके पास, कैलकुलेटर अलाउ है, तो जब आप गुणा करके लिखेंगे और फिर जब आप दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 33,79,200, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 35,79,200 रुपया। ठीक है, यही क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप जिस प्रकार यह वित्त क्षेत्र का लिखे हैं उसी प्रकार क्या करेंगे, आप सॉफ्टवेयर क्षेत्र का लिखेंगे। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसलिए अभिष्ट अंतर बराबर बड़ा जो आपका जो संख्या होगा, बड़ा जो नंबर होगा उसमें से क्या करेंगे, आप छोटे नंबर को आप माइनस करेंगे और आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 33,79,200 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत ही आसान प्रश्न है, तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। 66वीं बीपीएससी का जो डीआई का प्रश्न संख्या 15 है उसके सॉल्यूशन के संग। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।